औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो कि रिस्पायरेशन है जिसे कहते हैं। हम इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बाकायदा इन टॉपिक्स के ऊपर बनी होगी जिसको आप फिर अपने नोट्स बनाकर और इसी से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इसके मेन जो टॉपिक्स हैं वो तीन हैं: रिस्पायरेशन, मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ये तीन इसके मेन टॉपिक्स है। इसके अंदर फिर जो टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। तो रिस्पायरेशन का जो पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो रिस्पायरेशन है, सांस लेना, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स में से आता है एक इंटरनल रिस्पायरेशन, एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सब हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सरफेस, करेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात होती है रिस्पायरेशन की या रिस्पायरेटरी सरफेस की। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है? वो तमाम एरिया जहाँ से ऑक्सीजन या जहाँ से एयर गुज़र कर लंग्स के अलवेलाई तक जाती है। मतलब एयर जो है हमारे नॉस्ट्रल्स के ज़रिए अंदर गई, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जैसे ही अंदर गई वहाँ से फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, इस तरह सारा जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसको आया मतलब वो वार्म होना चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एयर को वार्म करे, जो हमारी बॉडी इंटरनल जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक। उसके अंदर म्यूकस हो जो कि उसको उस एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको निकाले, मतलब उसको ट्रैप करे, पकड़ ले। फिर इसी के साथ साथ ये भी हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इस तरह है कि मतलब जिस तरह हमारे अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स है, इसी तरह दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस उनको कहते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हो। एम्फीबियंस के अंदर लंग्स से भी वो रिस्पायरेशन कर सकते हैं और लंग्स के साथ साथ वो लोग मतलब वो जो एनिमल्स है वो स्किन के ज़रिए भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम उनका वो हो गया। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम रिस्पायरेटरी सरफेस पढ़ेंगे। ह्यूमंस के अंदर जिस तरह नॉस्ट्रल से लेकर एल्वोलाई तक, ये सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर के रिस्पायरेशन के टॉपिक के अंदर। फिर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो कि लंग्स है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा हम एक अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। इन्हेलेशन मतलब सांस का लेना, एक्सहेलेशन सांस का बाहर निकालना, ये हम पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब जो ऑक्सीजन सेल के अंदर ग्लूकोज के तोड़फोड़ के अंदर काम दे रहा है, उसमें जो रिस्पायरेशन हो रही है सेल के लेवल पे, उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और जो हम एयर अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल हो जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर के ज़रिए वापस बाहर निकलता है, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम हम पढ़ेंगे कि कितना सांस हम लोग, कितनी हवा हम लोग जो है वो एक फोर्सफुल, जब हम इनहेल करते हैं फोर्सफुली, उसमें कितना लीटर हम लोग सांस अंदर ले जाते हैं लंग्स के अंदर, और कितना लीटर हम लोग फिर बाहर फोर्सफुली निकाल सकते हैं, कितना जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम उसे कहते हैं। ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो वॉल्यूम है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम। ब्रीथिंग सेंटर हमारी बॉडी मतलब हमारे ब्रेन के अंदर रिस्पायरेशन का ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है, जो कि मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर, रिस्पायरेशन के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर मेन टॉपिक है, जो एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर फिर हमने उसके पार्ट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग वीडियोस उसके बनाएंगे, वो है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। जो मैकेनिज़्म है किस तौर तरीके से, मतलब कि ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल से अंदर गया, फिर फॉर एग्जांपल ब्लड तक पहुंच गया,
वो सेल तक कैसे पहुंचेगा और सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में शामिल होकर एल्वेलाई तक कैसे पहुंचेगा और फिर बाहर कैसे निकलेगा। ये सारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है गैसेस का, रिस्पायरेटरी गैसेस का, वो हम पढ़ेंगे इस के अंदर। ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, इसमें हम हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये वो सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स है जो कि इसके अंदर काम दे रही है हमें ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि हमें रिस्पायरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम देती है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे एल्वेलाई तक किस तरह पहुंचती है, वो 3 तरीक़ों से पहुंचती है, जिसमें प्लाज्मा है, बाइकार्बोनेट आयंस है, हीमोग्लोबिन है। तो ये हम पढ़ेंगे फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन ब्लड। हाइड्रोजन क्यों बनता है, किस तरह बनता है, इसका बफर का क्या काम है, वो हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज़्म के टॉपिक के अंदर। हमबर्गर फिनोमिना, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा जो कि रिस्पायरेशन की होंगी, फिर मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस की होगी। इसके बाद है हमारा जो तीसरा है पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, मतलब कि लंग्स के जो डिसऑर्डर्स है वो कौन कौन से। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर और दूसरा है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर मतलब कि हमारा जो नाक है, इस एरिया के अंदर, गले के अंदर, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये अपर रिस्पायरेटरी है। तो इसके अंदर साइनोसाइटिस आता है। साइनोसाइटिस जो है वो साइनस के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। हमारे फ्रंटल बोन्स के अंदर कुछ होल्स होते हैं जिनको साइनस कहा जाता है, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो साइनोसाइटिस कहलाता है। फिर ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, हमारे कान के अंदर कान से मिडिल लेयर से और फेरिंक्स के दरमियान एक ट्यूब होता है, यूस्टेचियन ट्यूब उसको कहा जाता है। वो इन दोनों को लिंक कर रहा होता है फेरिंक्स को मिडिल लेयर के साथ। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कान के अंदर कुछ वो डालते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दवाई वगैरह आप डालते हैं, तो वो आपको गले में वो उसका टेस्ट आपको महसूस होता है, या उसका जो स्मेल होता है, जो तेज स्मेल होता है, वो आपको महसूस होता है, वो उस ट्यूब की वजह से। ओटाइटिस मीडिया के अंदर यूँ होता है कि उसके इन्फ्लेमेशन की, यूस्टेचियन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। उसके अंदर फ्लूइड पस अक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का ख़तरा होता है। फिर है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, इसके अंदर 3 है, 3 हमारे सिलेबस में है, निमोनिया, एम्फीसीमा, ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया इसी तरह एल्वेलाई के अंदर जो है पस अक्यूमुलेट हो जाता है। एम्फीसीमा में जो एल्वेलाई होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, और मतलब छोटे छोटे एल्वेलाई ब्रस्ट होकर एक बड़ा एल्वेलाई बना देते हैं। सरफेस एरिया जो है इसमें वो हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और एक बड़ा एल्वेलाई बनता है। उसका काम जो है मतलब रिस्पायरेटरी जो निज़ाम है, सांस लेने के अमल को ये कम कर देता है, ऑक्सीजन उस मिकदार में हमारी बॉडी को फिर नहीं मिलती। ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसके अंदर एक जो एल्वेलाई है उसके ऊपर कैप्सूल आ जाता है और वो एल्वेलाई सख्त हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन लंग्स। सिगरेट के अंदर 5000 किस्म के पॉइजन्स होते हैं, जहर होते हैं, उनमें से कोई ना कोई जो है वो खामखा काम करेगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि उन 5000 में से अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्मोकर है, तो उन 5000 में से उसके ऊपर तो असर हो रहा है, उसके साथ जो बैठे हुए उस पर ज़्यादा असर हो रहा है। जो धुआं साइड वाले बैठे हुए हैं उसके साथ, जिसको पैसिव स्मोकर भी कह सकते हैं। एक्टिव स्मोकर तो वो है जो सिगरेट पी रहा है, पैसिव स्मोकर वो है जो कि साथ बैठा हुआ है, तो वो पैसिव स्मोकर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। ये हम इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन लंग्स इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है बुक साइड इन्फॉर्मेशन, उसके लास्ट पेज पे हमारे पास स्कूबा डाइविंग है, कुछ इस तरह के और साइड इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद इंट्रोडक्शन था रिस्पायरेशन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं इस तरह करूँगा कि ये जो मैंने 1-2 लिखा हुआ है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जो ये 3 टॉपिक है, रिस्पायरेशन, ये टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सरफेस, यहाँ तक ये एक वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी, और जो एक वीडियो में अलग बनाऊंगा वो होगी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के ऊपर, जिसको लंग्स कहा जाता है। ये बहुत डिटेल में होगी ये वीडियो, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके तमाम इंटरनल इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एल्विलाई होता है, इसके अंदर कार्टिलेजेस होते हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, सेकेंडरी टर्शियरी, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक अलग जो लंग्स है इसको हम एक अलग वीडियो के अंदर रखेंगे। तो दूसरे वीडियो के अंदर हमारे लंग्स हो गया, तीसरे के अंदर हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ये छोटे टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम। फिर मैकेनिज्म के अंदर हम अगर देख लें, मैकेनिज्म में चौथी वीडियो में हम ये 2 पढ़ेंगे, इसके यहाँ तक ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर 5वीं वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे, फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ब्लड, हमबर्गर्स फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। तीसरी वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। ठीक, चौथी और 5वीं इसके अंदर सॉरी ये 6 हो गया, ये छठा वीडियो हो गया। और 7वीं के अंदर हम ये पढ़ेंगे, 8वीं वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे। ये 8 वीडियो हो गए। 9वीं वीडियो के अंदर जो 9th वीडियो होगी, 9वीं वीडियो जो होगी, उसके अंदर हम बलूचिस्तान बोर्ड के बुक्स के MCQs डिस्कस करेंगे, MCQs और एंट्री टेस्ट के MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके आगे जो रिस्पायरेशन के जो कम्प्लीटली चैप्टर की वीडियोस है, कोशिश करूँगा बहुत जल्द अवेलेबल हो जाए आपके लिए, ताकि आप अपनी स्टडी जारी रख सकें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।